and welcome back to this amazing platform of Lawwala. And in today's session, जितने भी स्टूडेंट्स ओलेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया है, माइंड यू गाइस। ये वीडियो के अंदर हिंदू लॉ के बारे में आपको एक ब्रीफ आउटलाइन मिल जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है इनफ। अगर आपने क्लैट का पेपर देखा था तो आपने देखा होगा उसमें फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, रीसेंट जजमेंट भी पूछा गया था। तो आज के सेशन के अंदर हम लॉ को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। बट लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे दिए गए जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको उसको आंसर करना है। यू हैव टू मेक श्योर। तो आज का वीडियो देखना है एंड तक की, ताकि आपको हिंदू लॉ के बारे में एक ब्रीफ आउटलाइन मिल जाए। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप अप्रोच कर रहे हो, इवन फॉर द क्लैट स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हिंदू लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So let us just start off with today's session, and I hope the audio video is absolutely clear to all of you. We are here going to talk about Hindu law. Again, Hindu law एक डिवाइन ओरिजिन का लॉ है और इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो गवर्न होती है थ्रू हिंदू लॉ। बट इफ आई आस्क यू, ये हिंदू लॉ कौन से टाइप ऑफ लॉ के अंदर आता है, क्या आप उसका जवाब दे पाओगे? ये कौन सा लॉ होता है? अगर हम इसको रिलीजन वाइज देखें तो ये क्या है? ये एक पर्सनल लॉ है। ये एक पर्सनल लॉ है। जब भी हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, तो पर्सनल लॉ से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि ये लॉ एप्लीकेबल होता है रिलीजन वाइज। ये लॉ एप्लीकेबल होता है रिलीजन वाइज। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद टुडेज सेशन। हिंदू लॉ वन शॉट में हम करने वाले हैं, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आप कोई जजमेंट देख रहे हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का किसी का भी कोई जजमेंट देख रहे हो, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको समझने में आपको परेशानी होती है। यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द लॉ, एंड व्हेन you are unable to understand the concept of the very law, then it is very difficult for you to perform in the examination. It will be very difficult for you to perform in the examination. Hence it is very important that you have a grasp the law which you are studying. तो हिंदू लॉ के बारे में एक ब्रीफ आउटलुक ले लीजिए। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉज जो होते हैं, कुछ लॉज भारत में, इंडिया में कुछ लॉज ऐसे हैं जो यूनिफॉर्मली सभी लोगों पे एप्लीकेबल होते हैं, सभी पे, ऑल पर्सन्स। लेकिन कुछ लॉज होते हैं जो पर्सनल लॉज होते हैं, और ये पर्सनल लॉज रिलीजन वाइज गवर्न करते हैं इंडिविजुअल्स को। इफ आई आस्क यू कि अगर रमेश जो कि एक हिंदू पर्सन है, अगर रमेश को अपनी शादी में, इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में, इन सारे मामलों में अगर कोई दुविधा या कोई डिस्प्यूट अराइज होगा उसकी लाइफ में, तो रमेश के ऊपर हिंदू लॉज का एप्लीकेशन होगा या मुस्लिम लॉज का एप्लीकेशन होगा? रमेश के ऊपर हिंदू लॉज का एप्लीकेशन होगा या मुस्लिम लॉज का एप्लीकेशन होगा? ये बड़ा सवाल है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा ऑब्वियसली मैम इनके ऊपर हिंदू लॉज का एप्लीकेशन होगा। ये चीज अब इंडिया में कॉमन हो चुकी है कि भाई पर्सनल लॉज जो है वो रिलीजन वाइज गवर्न करते हैं लोगों को। भाई आप अगर हिंदू हो तो आपके ऊपर हिंदू लॉज एप्लीकेबल होंगे, अगर आप मुस्लिम हो आपके ऊपर मुस्लिम लॉज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इन्हीं लॉज की बात क्योंकि निकल आई है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदूज के या हिंदू लॉज हम 4 पॉइंट्स में या 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सबसे इंपॉर्टेंट द हिंदू मैरिज एक्ट। नाम से ही आपको समझ में आएगा ये एक्ट किसके बारे में बात करेगा। इस एक्ट के बारे में किस चीज के बारे में दिया गया है? मैरिजेस के बारे में दिया गया है। उसके बाद एक एक्ट है हिंदू अडॉप्शन
एंड मेंटेनेंस एक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि मैम इंडिया में मेंटेनेंस कैसे गवर्न होता है, आपका जवाब होगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से गवर्न होता है। उसके बाद देखिए मैम, क्या इंडिया में कोई गार्जियनशिप का प्रिंसिपल है? जी हाँ, बिल्कुल। कौन गार्जियंस होंगे? ये भी दिया गया है। किस में दिया गया है? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट। और एक और एक्ट, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा? इस प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा? इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास जाएगी? ये कुछ बड़े सवाल हैं और ये सवाल का जवाब आपको मिलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लॉज हैं जो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आपको जवाब देना है कि अगर मान के चलिए दो दोस्त हैं रमेश और अली, दो दोस्त हैं, दोनों क्या करते हैं? मर्डर कमिट करते हैं। तो उनको मर्डर के लिए सजा होगी। क्या अली को अलग सजा होगी और रमेश को अलग सजा होगी? जनरल सा सवाल है, क्या रमेश को और अली को अलग सजा होंगी क्योंकि वो अलग अलग धर्म के हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, ये रिलीजन वाइज गवर्न होते हैं। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ यूनिफॉर्मिटी से गवर्न होता है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के अंदर और अन्य एक्ट के अंदर, तो पर्सनल लॉज के अंदर क्या क्या होता है? पर्सनल लॉज के अंदर होते हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैरिज, क्वेश्चंस रिगार्डिंग अडॉप्शन, क्वेश्चंस रिगार्डिंग डाइवोर्स, क्वेश्चन रिगार्डिंग सक्सेशन, क्वेश्चंस रिगार्डिंग गार्जियनशिप, क्वेश्चन रिगार्डिंग गिफ्ट, क्वेश्चन रिगार्डिंग विल। ये पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं, हिंदूज के अलग और मुस्लिम्स के अलग। हम लोग आज के सेशन में हिंदू लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं और हम हिंदू लॉज से ही कंसर्न्ड हैं, ठीक है। सो हियर आर फ्यू इनैक्टमेंट्स जिनको आप देख सकते हो। इसके बारे में आपको आज के सेशन में एक ब्रीफ आउटलुक मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना है, ब्रीफ मैं कह रही हूँ, मेरे हिसाब से ब्रीफ है, आपके हिसाब से मोर देन इनफ है, आपके हिसाब से मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑब्वियसली वो लॉज जो यूनिफॉर्मिटी से सबके ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कि सीआरपीसी, अब तो खैर चेंज हो गया है, अब आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है। तो ये सब लॉज सभी के ऊपर बराबरी से एप्लीकेबल है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग पर्सनल लॉज की बात करते हैं, इन्हीं के अंदर यूनिफॉर्मिटी की बात है और इसको आर्टिकल 44 से सैंक्शन मिलता है, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये एक प्रपोज्ड है, अभी नहीं आया इंडिया के अंदर। अभी आपने न्यूज में देखा होगा उत्तराखंड के अंदर एक इंट्रोडक्शन हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का, तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका एम ये होता है कि जो भी पर्सनल लॉज हैं जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर बेस्ड हैं, इनको रिप्लेस किया जाए एक कॉमन सेट ऑफ लॉज जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो। आर्टिकल 44 इससे इसको सैंक्शन मिलता है। हाउएवर द कंट्री हैज सेपरेट पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, गवर्निंग मैटर्स, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन। और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने कंट्री के अंदर अप्लाई किया है, जैसे कि फ्रांस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये आपको इसका जवाब देना है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट भारत के अंदर है या नहीं है। क्या इन पर्सनल लॉज के अंदर, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, चाहे वो पारसी लॉ हो, चाहे वो क्रिश्चियन लॉ हो, इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है या नहीं। जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक, आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे हिंदू लॉ क्या है उसके सोर्सेज पे। हिंदू लॉ क्या है इसके सोर्सेज पे। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है आपको भाई, आपको क्या लगता है कि एक सोर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोर्स? सोर्स से क्या समझते हो आप? मैं आपको बताती हूँ। सोर्स क्या है? किसी का ओरिजिन पॉइंट, कहां से आपने शुरुआत करी है,
उसी प्रकार से हिंदू लॉ की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, ये डिवाइन ओरिजिन का लॉ है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, ये सारी चीजें आपको सोर्सेज में देखने को मिलती हैं। और इनमें से जो सोर्सेज हैं वो है श्रुतिज, स्मृतिज, commentaries and digest, judicial decisions, legislation, justice, equity in good conscience and custom. तो इसमें कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रुतिस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रुतिस के बारे में। जो टर्म श्रुति है ये डिराइव्ड है, इसको लिया गया एक वर्ड है श्रु, श्रु से लिया गया, इसका मतलब है टू हियर। ये प्राइमरी और पैरामाउंट सोर्स है हिंदू लॉ का। श्रुति डिवाइडेड है। श्रुति कहां से निकल के आए, आप जानते हैं 4 वेदास हैं। ओल्डेस्ट वेदा किसको कहा जाता है, सबसे गंभीर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिटेल्ड, सबसे ज्यादा एंशिएंट वेदा कौन सा है, इन दी कमेंट सेक्शन। 4 वेदास, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। तो श्रुतिस कैसे कंप्राइज्ड है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, वेदास एंड उपनिषद्स। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, श्रुतिज एंड स्मृतिज, श्रुतिज एंड स्मृतिज। ये देखिए स्मृति, श्रुति का मतलब क्या था, डिराइव फ्रॉम द वर्ड श्रु, टू हियर। स्मृति का मतलब क्या है, व्हाट वाज रिमेंबर्ड, व्हाट वाज रिमेंबर्ड। ये क्या है, ऋषि मुनीज जो होते थे, जो ऋषिज हैं, उनके द्वारा जो भी रिकलेक्ट किया गया, उनके द्वारा जो भी रिकलेक्शन हुआ हिंदू लॉज के प्रिंसिपल्स का, वो कहा जाता है स्मृतिज, जिनको फिर सक्सेसिव जनरेशंस को, जो अन्य जनरेशंस, जो आगे आने वाली जनरेशंस थी, उनको हैंड डाउन किया गया, सक्सेसिव जो आने वाली जनरेशंस थी, ताकि भैया जो ये फ्यूचर तक की सभी जनरेशंस तक की स्मृतिज के बारे में पता चल जाए। कुछ स्मृतिज का एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ स्मृतिज का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मनुस्मृति, जैसे कि मनुस्मृति, लॉज ऑफ मनु, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। अब स्मृति इसका क्लासिफिकेशन भी होता है, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद आपने पढ़ा था कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। तो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में जो कुछ भी स्मृतिज के अंदर दिया गया है, जो कुछ भी स्मृतिज के अंदर दिया गया है, उसके जो भी कस्टम्स थे उनका रिकॉर्ड आपको कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के रूप में मिलेगा। इनको इंटरप्रेट किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है और फिर से मॉडिफाई किया जाता है उन सारी चीजों को जो स्मृति में लिखा है, अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ द सोसाइटी। करंट डे में जो भी रिक्वायरमेंट है, स्मृति में जो भी दिया गया है, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा और करंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग इसको चेंजेस किए जाते हैं अंडर द कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अब इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल कमेंट्रीज हैं दयाभागा बाय जिमुतवाहना और मिताक्षरा ये है बाय विजनेश्वरा, है ना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। अब देखिए उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं। जो भी हिंदू लॉ को जिसने चेंज किया, बहुत लैंडमार्क जजमेंट रहा, जिससे हिंदू लॉ की नींव मजबूत हुई, जिससे हिंदू लॉ का बेस मजबूत हुआ। अगर आपसे कोई कहे कि मैम अगर आपसे कोई कहे कि हिंदू लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है, या हिंदू लॉ किसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, कौन सा ऐसा केस है, तो आप जवाब दीजिएगा शास्त्री वर्सेस मूलदास। क्या कहेंगे आप, शास्त्री वर्सेस मूलदास का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ना। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, भारत के अंदर लॉ मेकिंग पावर किसको दी गई है, जल्दी से बताइएगा। लॉ मेकिंग पावर टू द लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग पावर टू द पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग पावर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने, पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए। क्या लॉज बनाए, जो मैंने अभी आपको बताए थे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉ है ये रिलीजन न्यूट्रल आप कह सकते हो। अगर शादियां किसी को करनी होती हैं
इंटर रिलीजन मैरिजेस कहाँ होती है? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होती है। इंटर रिलीजियस मैरिजेस आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपको अलाउ किया जाता है करने के लिए, चाहे आप स्वरा भास्कर की बात कर लीजिए, चाहे अन्य इंटर रिलीजियस मैरिजेस की बात कर लीजिए, सब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होती है। ये क्या पढ़ा हमने? ये लेजिस्लेशंस के बारे में पढ़ा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता लगता है कि ये लॉ क्या है। हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 में क्या है, हम पढ़ते हैं सेक्शन 7 में क्या है। तो ये लेजिस्लेशन भी हिंदू लॉ का एक सोर्स है और ये बताते हैं कि हिंदू लॉ आज कैसा है, ये कैसे हिंदूज को गवर्न करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाइए। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हिंदू लॉज के मतलब मान के चलिए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियंस एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इक्विटी करने का मतलब क्या है? आप समानता करते हैं, आप मान के चलिए दोनों पार्टीज को इक्वल फुटिंग पे रखते हैं, जस्टिस डिलीवर करते हैं। गुड कॉन्शियंस यानी कि आपके इंटेंशंस ठीक है उस टाइम पे, है ना, आपका इंटेंशन ठीक है, आपको पार्टीज के बिटवीन जस्टिस करना है। ये है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। आगे आ जाइए। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कस्टम। व्हाट इज अ कस्टम? कस्टम मान के चलिए कुछ हजारों साल से, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जब मैंने सप्तपदी का क्लास लिया था। सप्तपदी के क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि साउथ में मैटरनल सिस्टर के साथ शादी करना अलाउ किया जाता है। साउथ में मैटरनल सिस्टर के साथ शादी करना अलाउ किया जाता है। कैसे किया जाता है? वो इतने सालों से, इतने समय से चलता चला जा रहा है कि अब वो क्या बन चुका है, अब वो क्या बन चुका है, वो कस्टम बन चुका है। तो कस्टम के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि कस्टम एंशिएंट होना चाहिए। एंशिएंट का मतलब क्या है? पुराना होना चाहिए। पुराने से क्या? पुराने से मतलब ये है कि वो आपके पूर्वजों के द्वारा अडॉप्ट किया गया हो। रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब क्या है? कि अगर वो कस्टम आज को वैलिड है, अगर मान के चलिए ऐसा कोई कस्टम है, जैसे साउथ में मैंने मैटरनल सिस्टर के साथ शादी की जिक्र किया, तो अगर वो कस्टम प्रेवलेंट है, क्या वो रीजनेबल है कि वो अनरीजनेबल है, ये चेक किया जाएगा। कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि उसकी कोई ब्रेक लगा हो, 2 साल किसी ने उस कस्टम को फॉलो किया, 1 महीना किसी ने फॉलो किया, फिर ब्रेक लग गया, नहीं, कस्टम कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके। उसके बाद मस्ट नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसा कोई कस्टम ना हो कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाए, पब्लिकली आप उसको हैंडल ना कर सके। कोई ऐसा कस्टम हो कि आप अपनी रियल सिस्टर के साथ शादी कर ले, क्या पब्लिकली ये ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा उस रिलीजन का। उसके बाद कोई भी ऐसा लॉ बना हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस इनैक्टमेंट? इट मीन्स एनी लॉ विच इज प्रेवलेंट, करेंटली इट इज प्रेवलेंट, अगर वो पर्टिकुलर कस्टम उसके अगेंस्ट हो रहा है तो वो वैलिड नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जानना जरूरी थी। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको जिक्र किया था हिंदू मैरिज एक्ट का, मैंने आपको बताया था हिंदू मैरिज एक्ट ये 18 मई 1955 को इन्फोर्स आता है, असेंट मिलता है और फिर लॉ बन जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, इसको आप एक मान के चलिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये दिया गया है कि लॉ ऑफ डोमिसाइल, फॉर एग्जाम्पल मेघा और राघव की शादी होती है। मेघा और राघव की शादी होती है इंडिया में, वो लोग इंडिया के रहने वाले हैं, उनका डोमिसाइल इंडिया का है, उनके पेरेंट्स, उनके एंसेस्टर्स, उनकी रूट्स, उनकी जड़ें सब इंडिया की हैं। शादी के बाद वो जाके सिंगापुर में बस जाते हैं, शादी के बाद जाके वो सिंगापुर में बस जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे या वो सिंगापुर मैरिज लॉ से गवर्न होंगे? सवाल ये है, क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे, सिंगापुर के लॉ से गवर्न होंगे? आपका जवाब होगा मैम वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं, जैसे कि शादी, ये लॉ ऑफ डोमिसाइल से गवर्न होते हैं। लॉ ऑफ डोमिसाइल, व्हाट इज डोमिसाइल? डोमिसाइल वो जगह है जहां पे आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, आपकी पैदाइश वहीं, आपने अपना सबसे ज्यादा स्कूलिंग समय वहीं गुजारा, दैट इज योर डोमिसाइल। रेसिडेंस अलग होता है, डोमिसाइल अलग होता है। मेघा और राघव का वो रेसिडेंस हो सकता है सिंगापुर, लेकिन डोमिसाइल इंडिया। ओके, तो ये होता है डोमिसाइल्ड इन इंडिया इवन इफ दे रिसाइड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन नंबर 2, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो। ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम बेस्ड करके पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिसाइल से हिंदू मैरिज एक्ट गवर्न होता है। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 यहाँ पे ये बताता है कि हु इज अ हिंदू, कौन हिंदू होता है। हिंदू कौन होता है? 3 पॉइंट्स में आपको याद हो जाएगा। हिंदू वो है जो बाय रिलीजन हिंदू है,
जिसके अंदर वीराशैव, लिंगायत या फिर ब्राह्मो प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोअर्स आते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो भी बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, जो भी बुद्धिस्ट, जैन या सिख है बाय रिलीजन। पॉइंट नंबर 3, पर्सन जो डोमिसाइल्ड है इंडियन टेरिटरी में और यहाँ पे वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा, बाय रिलीजन हिंदू है। पॉइंट नंबर 2, बुद्धिस्ट, सिख्स या जैन है। पॉइंट नंबर 3, जो इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं और वो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी ज्यू नहीं है, MCPJ नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे मैरिजेस के ऊपर, हिंदू मैरिजेस के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदू मैरिज के वैलिडिटी के लिए आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। हिंदू मैरिज की वैलिडिटी के लिए आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी 5 चीजें? बहुत ही जनरल, जिस टाइम पे एक हिंदू की दूसरे हिंदू से शादी हो रही है, उसकी कोई लिविंग वाइफ नहीं होनी चाहिए या फिर उसका कोई लिविंग हस्बैंड नहीं होना चाहिए। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट प्रमोट्स मोनोगमी रादर देन पॉलीगमी। ओके। पॉइंट नंबर 2 इज मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी। जब भी आपकी शादी हो रही है, जो आपका पार्टनर है वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, एक डिसीजन ले पाए, ऐसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 एज का रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या एज है? ब्राइड होनी चाहिए 18 ईयर्स की और ग्रूम होना चाहिए 21 ईयर्स का मिनिमम। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। माँ की बेटे से, बेटी की फादर से, चाचा की भतीजे से, भतीजी की चाचा से, मामा चाची, ये सारे जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में आपकी शादी अलाउ नहीं करी जाएगी, आपकी शादी अलाउ नहीं करी जाएगी। और लास्टली है सापींडा रिलेशनशिप, यानी कि आप सेम पींड के, सेम गोत्र के हैं, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज एक ही हैं, आपके और आपके पार्टनर के, आप आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। 5 कंडीशंस: मोनोगेमी, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होने चाहिए, 18 या 21 ईयर्स, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होंगे, सापींडा रिलेशनशिप में नहीं होंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको मैं 3 चीजें बताना चाहूंगी। आपने सुना होगा इंस्टा पे आजकल चल रहा है, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। यानी कि अगर लड़का या लड़की जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, अगर वो अच्छा है तो आप कहते हो ओ माय गॉड ही इज अ ग्रीन फ्लैग। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया, किससे बात कर रही हूँ, फोटो डिलीट करो, मैसेज क्यों नहीं किया, तो वो रेड फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इसी प्रकार से हिंदू मैरिजेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है रेड फ्लैग का, यानी कि वो शादी वैलिड नहीं होगी, इनवैलिड शादी है। एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन फ्लैग का, सारी कंडीशन सही है और शादी वैलिड होगी, एक कॉन्सेप्ट है, एक जो कॉन्सेप्ट है वो है मिक्स ऑफ ग्रीन एंड रेड। इसमें क्या है? इसमें होता ये है माय डियर फ्रेंड्स, होता ये जो शादी है ये हो जाती है, इसको कहते हैं हम वॉइड मतलब नॉट करेक्ट। लॉ की भाषा में कहा जाएगा तो ये करेक्ट नहीं है, इनवैलिड है, इलीगल है कह सकते हो। ये जो शादी आप ग्रीन फ्लैग देख रहे हो, टिक देख रहे हो, ये होती है वैलिड मैरिजेस। इनमें कोई दोष नहीं होता, एकदम करेक्ट होती हैं। और ये वैलिड कब होती हैं? जब सेक्शन 5 की सारी कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी, उनकी हर्डल से आप बच के निकल गई। लास्टली जो आप देख रहे हो हाफ ग्रीन हाफ रेड, इनको आप कहोगे वॉइडेबल, इनको आप कहते हो वॉइडेबल मैरिजेस। यानी कि 2 पर्सन जिनकी शादी हुई है एक दूसरे से, जो भी प्रॉब्लम आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है उससे रिगार्डिंग इनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि ये शादी को कंटिन्यू करें या ये शादी को एंड कर दें, ये शादी को कंटिन्यू करें या ये शादी को एंड कर दें। यानी कि लॉ की नज़र में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन तब भी अदर पार्टी को ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करें, एंड करना है तो आप एंड कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैरिजेस वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड।
वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड। तो यहाँ पे जो आपने देखा मोनोगमी, अगर मान के चलिए रमेश सीता से शादी करते हैं और उनकी एक और पत्नी है, एक और पत्नी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये शादी क्या हो जाएगी, ये शादी वॉइड हो जाएगी। ऐसी शादी वॉइड हो जाएगी कि अगर एक पर्सन है जिसकी ऑलरेडी किसी के साथ शादी हो चुकी है, अब आप दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हो किसी थर्ड पर्सन के साथ, ये हिंदू लॉ के अंदर टोटली प्रोहिबिटेड है और इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड सेनिटी, ये उस शादी को, जो मान के चलो जब शादी हुई थी तो एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ जब शादी हुई, ये बंदा जो था मेंटली स्टेबल नहीं था, यानी कि कोई वैलिड डिसीजन नहीं ले पाता था। तो ऐसे में ये इनकी ड्यूटी है, ये इनके ऊपर है, ये इनका ऑप्शन है, ये चाहे तो इस शादी को कंटिन्यू करे, चाहे तो शादी को एंड कर दे, चाहे तो कंटिन्यू करे, चाहे तो एंड कर दे। उसके बाद देखिए एज ऑफ पार्टीज, तो मैंने आपको क्या बताया था, 18 और 21। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर मान के चलिए कोई माइनर के साथ शादी हो रही है या फिर एज वाले कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, तो ऐसे में ऐसी शादियां जो होती हैं, ऐसी शादियों को कहा गया है कि ये शादी वैलिड होगी, ये शादी वैलिड होगी, बट ये पनिशेबल होती है, बट ये पनिशेबल होती है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, जो मैंने बताया था, मामी चाचा भांजी एक साथ शादी कर रहे हो, मतलब मान के चलो भांजा अपनी मौसी से शादी कर रहा है, भतीजी अपने चाचा से शादी कर रही है, ये सब प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अभी हम लोग एक एक चीज को देखेंगे डिटेल में, ये ध्यान रखना है कि ये भी शादियां जो होती हैं ये वॉइड होती हैं, दोनों सापेंडा भी और प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप भी, ये दोनों ही मैरिजेस जो होती हैं ये वॉइड होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा कस्टम और यूसेज है, अगर कोई कस्टम और यूसेज प्रेवलेंट है, तो वहां पे शादी को अलाउ किया जाएगा, बट कस्टम और यूसेज को फुलफिल करना पड़ेगा इन सारी कंडीशंस को, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था। चलिए आगे आ जाइए, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या मतलब होता है, क्या मतलब क्या होता है। बट बिफोर मूविंग ऑन हियर आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको 5 सेकंड देते हैं। विच लेजिस्लेशन कोडिफाइड हिंदू लॉ इन मॉडर्न इंडिया, किस लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, लॉ, किस लॉ ने हिंदू लॉ को इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में कोडिफाई किया। ए हिंदू मैरिज एक्ट, बी हिंदू सक्सेशन एक्ट, सी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, डी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इसका जवाब दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आ जाइए। अब सवाल ये है कि हिंदू मैरिज, इतना सब आपने देख लिया, बताइए हिंदू मैरिज एक सेक्रेमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। सभी जूरिस्ट ने, क्रिटिक्स ने कहा है हिंदू मैरिज एक सेक्रेमेंट है, यानी कि एक ऊपर वाले के द्वारा दिया गया आदेश है, और जिस तरह से पूजा करी जाती है, प्रार्थना करी जाती है, उसी तरीके से 7 जन्मों का बंधन होता है शादी। लेकिन हिंदू लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट ऐड किए गए, जैसे डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज अग्री करके अपने आप को डाइवोर्स दे सकती हैं। नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, ये 7 जन्मों का बंधन होता था, पता ही नहीं होता था कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, दोनों की एक साथ शादी हो जाती थी। अरे भैया बताइए, कहाँ पता चलता था, कि फोटो तक नहीं देखते थे लोग को, नाम तक नहीं पता होता था। लेकिन अब क्या है, सब जानबूझ के भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपके शादियों में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एडवांसमेंट कहीं ना कहीं इस शादी के, इस बंधन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन आप कर रहे हो तो ये सारी चीजें तो होके रहेंगी, म्यूचुअल कंसेंट, डाइवोर्स। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये हिंदू मैरिज सेक्रेमेंटल तो है, सेक्रेमेंटल नेचर तो आज भी है, लेकिन धीरे धीरे देयर इज अ शिफ्ट। सेक्रेमेंट अब धीरे 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 क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है। चलिए आगे आ जाइए। कंडीशंस हम लोग अभी देख चुके हैं, कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, मोनोगमी का मतलब क्या होता है? मोनोगमी का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे आपकी शादी हो, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्बैंड या वाइफ हो। लेकिन पॉलीगमी का मतलब क्या है कि आपकी एक या एक से अधिक हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। सबसे पहले हमने मोनोगमी के बारे में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लीजिए। सबसे पहले भैया, जिस टाइम पे आपकी शादी हो रही है, आपका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो पहली शादी हो वो लीगली वैलिड मैरिज होनी चाहिए। पता चला वही शादी वॉइड थी, तो यहाँ पे फिर आपको सजा नहीं होगी। यूजुअली क्या होता है, अगर आपने मान के चलिए जिस टाइम पे आपकी शादी हो रही है, आपकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, तो आपको, आपकी जो पत्नी है वो आपको बाइगमी के लिए प्रोसिक्यूट करती है,
बाइगेमी कहाँ दिया गया है? आईपीसी के अंदर दिया गया है कि आपने दूसरी शादी करी, मोनोगेमी है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, आप बाइगेमी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए पहली शादी वैलिड होनी चाहिए उस कंडीशन के लिए। अगर पहली शादी वॉइड है तो यहाँ पे बाइगेमी के लिए आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट मैरिज वैलिड होनी चाहिए। दूसरी मैरिज जो आपने करी है वो भी प्रॉपर सेरेमनीज के साथ सोलेमनाइज्ड होनी चाहिए। मस्ट बी सोलेमनाइज्ड फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ बाइगेमी। सोलेमनाइज का मतलब क्या है? जो भी रीति रिवाज है उनके साथ आपने करी हो दूसरी शादी। तो पहली शादी वैलिड होनी चाहिए बाइगेमी के लिए चार्ज करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, सजा दिलाने के लिए। और दूसरी चीज क्या है? सेकंड मैरिज भी कंप्लीटली सारी रीति रिवाज के साथ आपने किया हो। आगे आ जाइए। बाइगेमी मैंने आपको बताया था सेक्शन 494, 495 अब तो बीएनएस हो गया है, इसके अंदर चेक कर लीजिएगा बाइगेमी। सो इफ अ पर्सन कॉन्ट्रवीन्स प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1, ये कॉन्सिक्वेंस होता है। साथ ही साथ सेक्शन 11 के अंदर भी वॉइड होती है ऐसी शादियां। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी। भैया पार्टीज जो है साउंड माइंड की होनी चाहिए, एक वैलिड डिसीजन ले पाए, एक वैलिड फैसले पे उतर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। तो साउंड माइंड की होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो आपको एक वैलिड डिसीजन पे उतरने से रोके। और नाइदर पार्टी मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। भैया जब शादी हो रही है आप एक कंसेंट दे पाओ, राइट? क्योंकि आप अनसाउंड माइंड के हो, आप कंसेंट ही नहीं दे पा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी चीज, भले मान के चलिए आप केपेबल हो कंसेंट देने के, लेकिन आप शादी के लिए अनफिट हो, आप प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अनफिट हो, तो आप सेक्शन 5 क्लॉज 2 से हिट हो जाओगे। उसके बाद सी पॉइंट, आपको कोई इंसेनिटी या एपिलेप्सी के झटके आते, ये हालांकि हटा दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप वैलिड कंसेंट नहीं दे पाते, या फिर भले ही वैलिड कंसेंट दे पा रहे हो, आप वैलिड कंसेंट तो दे पा रहे हो लेकिन आप अनफिट हो शादी के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था शादी क्या हो जाती है? वॉइडेबल हो जाती है। ऐसी शादी जो यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी के ग्राउंड पे करी जा रही है तो ये वॉइडेबल होती है। ये आपके पार्टनर के ऊपर है, वो शादी को कंटिन्यू करे या उस शादी को कर दे एंड, खत्म कर दे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद मैंने आपको बताया था एज ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 5(3) प्रोवाइड्स दैट जो टाइम ऑफ मैरिज ब्राइड ग्रूम है उसने 21 साल कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि दूल्हे ने और दुल्हन ने 18 साल। पहले ये 18 और 15 था लेकिन इसको चेंज किया गया। अगर यहाँ पे इसका कॉन्ट्रवेंशन होता है, मैंने आपको बताया था शादी तो वैलिड रहती है लेकिन आपको सजा हो सकती है। 2 साल की और 1 लाख रुपए आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। यहाँ पे फाइन देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी होता है ब्राइड के पास। बहुत अच्छा पॉइंट है ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? जैसे जो बच्ची थी, जो माइनर थी जिसकी शादी हुई, वो यहाँ पे जैसे ही वो मेजर होती है वैसे ही वो ये ग्राउंड रेज कर सकती है कि मैं शादी के लिए अग्री नहीं कर रही थी और मेरी शादी को किया जाए एंड। तो यही होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। डिमांड पे, ब्राइड की डिमांड पे उसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ रिश्ते हैं जो रेड अलर्ट के एरिया में आते हैं। ये है वो सब रेड अलर्ट एरिया। पापा, दादा, परदादा, मम्मी, दादी, परदादी, बेटा, बहू, बेटी, दामाद एंड सो ऑन। भाभी, मामी, चाची, भाई, बहन, चाचा की भतीजी से, मामा की भांजी से, मौसी की भांजा से, बुआ की भतीजा से, इन दोनों ही बच्चों के लिए या कोई भी लड़के या कोई भी लड़के के लिए ये सब शादी हो जाती है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। नाम से ही समझ आ रहा होगा, प्रोहिबिटेड डिग्रीज यानी कि वो डिग्रीज जिनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है, एक ग्रहण लगा हुआ है, इनसे शादी नहीं हो सकती है। तो पार्टीज टू द मैरिज शुड नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन हाँ, कस्टम और यूसेज अगर आपकी फैमिली के अंदर है जो गवर्न कर रहा है तब हो सकती है। सेक्शन 3G जो है वो डिफाइन करता है, डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं। और मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपने प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर शादी करी है तो ऐसी शादी वॉइड हो जाती है। ऐसी शादी वॉइड होती है, आपको सजा भी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सापिंडा रिलेशनशिप एंसेस्टर से रिलेटेड होता है और इसके अंदर आपके असेंडेंस को देखा जाता है, आपके ऊपर की चेन को देखा जाता है। और फादर की ओर से 5 जनरेशन को देखा जाता है, मदर की ओर से 3 जनरेशन को देखा जाता है। यानी कि फादर की ओर से 5 जनरेशन तक की आप शादी नहीं कर सकते और मदर की ओर से 3 जनरेशन तक की आप शादी नहीं कर सकते। किसी को आप सापिंडा कब कहोगे?
किसी को आप सापिंडा कब कहोगे? आप सापिंडा तब कहते हो जब आपका कोई लीनियल असेंडेंट है। लीनियल असेंडेंट का मतलब क्या है? जो आपके असेंडेंट है, असेंडेंट मतलब ऊपर की लाइन, डिसेंडेंट मतलब नीचे की लाइन। तो आपके असेंडेंट्स हैं वो उनसे नहीं हो सकती है, और मान के चलिए उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, आपका और आपकी जो माशुका है उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो आपका और आपकी माशुका का एक कॉमन एंसेस्टर है, आप लोग आपस में क्या है? आप लोग सापिंड हैं, इसीलिए प्रोहिबिशन लगा हुआ है। अगर आप इसका कॉन्ट्रवेंशन करते हैं, सिमिलरली आपकी शादी हो जाएगी वॉइड, आपकी शादी हो जाती है वॉइड, और यहाँ पे आपको सजा भी होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगा। ये 18 में दिया गया है, सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे आइए। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पे दी गई हैं, यूट्रिन ब्लड, हाफ ब्लड, फुल ब्लड। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर डिटेल में जाना। कुछ रिलेशनशिप्स लेजिटिमेट इलेजिटिमेट होती हैं। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट का मतलब क्या है? कि अगर किसी बच्चे का जन्म जो है, किसी बच्चे का जन्म वेडलॉक यानी कि शादी के बाहर हुआ है, उस बच्चे को कहा जाता है इलेजिटिमेट चाइल्ड, लॉ के लैंग्वेज में। और जिसका किसी शादी के बंधन के अंदर हुआ है उसको कहा जाता है लेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, अडॉप्शन, ब्लड, सब कुछ रिकॉग्नाइज किया गया। आगे आ जाइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लीजिएगा। कुछ सेरेमनीज के बारे में वर्णन किया गया हिंदू लॉ के अंदर। व्हाट आर द सेरेमनीज? भाई सेरेमनीज रीति रिवाज, किसी शादी के अंदर क्या क्या फॉलो किया जाएगा, क्या रिचुअल्स होंगे, क्या सेरेमनीज होंगी, उसके बारे में दिया गया है। तो हिंदू लॉ एज सच ये नहीं कहता है कि भाई ये सेरेमनी होना मैंडेटरी है, ये सेरेमनी होना मैंडेटरी है, लेकिन हाँ इसके अंदर सप्तपदी का वर्णन किया गया। व्हाट इज सप्तपदी? सेक्रेट फायर के इधर उधर जब सेवन स्टेप्स लिए जाते हैं ब्राइड और ब्राइडग्रूम के द्वारा, उसको कहा जाता है सप्तपदी। राइट गाइस? तो हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर फॉर्म, लेकिन सेक्शन 7 यहाँ पे कहता है कि मैरिज को सॉलमनाइज किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, वेदर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी, द मैरिज बिकम्स बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। जिस भी शादी के अंदर मैंडेटरी होता है सेरेमनीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, तो यहाँ पे जैसे ही 7वां स्टेप लिया जाता है सप्तपदी के अंदर, शादी हो जाती है बाइंडिंग। जिस भी फैमिली के अंदर ये सप्तपदी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी। सप्तपदी का मतलब क्या होता है? 7 steps by bridegroom and bride together before the sacred fire. This section tells that marriage under Hindu law अभी भी एक pious, एक sacrament bond है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। कुछ इसी के बारे में आपने न्यूज में भी देखा होगा। ये क्लियरली कह दिया गया है कि एक हिंदू मैरिज जो है, एक हिंदू मैरिज जो है वो इनवैलिड होगी अगर सप्तपदी नहीं हुआ। अगर ये 7 फेरे नहीं हुए तो हिंदू मैरिज क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी, विदाउट सप्तपदी, विदाउट सप्तपदी। यही चीज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही, और स्मृति का केस आया है अभी अभी हाई कोर्ट का भी, उन्होंने भी सप्तपदी पे सेम चीज कही। अब ये चीज न्यूज में थी, माइंड यू, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे आइए। अब सेक्शन 8 है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस की बात करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस का मतलब क्या है? कि आपकी शादी हो गई, आप उसको रजिस्टर करा लीजिए, उसको एक प्रूफ कर, मतलब उसको रजिस्टर में उतरवा लीजिए आपके सरकार के अंदर। सेक्शन 8 कहता है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स दैट फॉर द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस, स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके जिस भी स्टेट में हो, आप राजस्थान में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, वहां पे रूल्स बनाए जाएंगे आपकी शादी को रजिस्टर करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में कहा कि भाई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस होना जरूरी है, चाहिए, मतलब पार्टीज को अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना चाहिए। देयर शुड बी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आपकी कोई वाइफ है, आपने दूसरी शादी करी है और आपकी वाइफ जिंदा है, या फिर अगर किसी लेडी ने दूसरी शादी कर ली और उनके हस्बैंड जिंदा है, तो ऐसी शादियां वॉइड होती हैं, लॉ की नज़र में कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी। अगर आपने शादी प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर करी है, यानी कि आपने शादी चाची से कर ली अपनी, आपने अपनी शादी मौसी से कर ली, ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आएंगी हिंदू लॉ के अंदर, ऐसी शादियां भी वॉइड होती हैं। या फिर आपने मान के चलिए अपने एंसेस्टर्स, आपने मान के चलिए आपके एंसेस्टर्स में ही आपने शादी कर ली, अपने पूर्वजों में ही, आपकी फैमिली चेन के अंदर ही आपका पार्टनर है, ये सापिंडा मैरिजेस होंगी और ये भी वॉइड होंगी। उसके बाद अगर मान के चलिए आपकी मैरिज के अंदर जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह, ये
नहीं हुआ है, नॉट कॉन्ज्यूमेटेड ड्यू टू इम्पोर्टेंस, ऐसी शादियां अवॉइडेबल होती हैं, यानी कि ये पार्टी के ऊपर है, दूसरी पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो एंड करे या तो कंटिन्यू करे। उसके बाद मैरिज एंड कॉन्ट्रवेंशन साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि मेंटल हेल्थ एंड सेनिटी ग्राउंड पे भी वॉइडेबल होती है। उसके बाद अगर आपने शादी का जो कंसेंट है, चाहे वाइफ से या हस्बैंड से या उसके गार्जियन से जो लिया गया है, वो अगर फ्रॉड से लिया गया है, फोर्सफुली लिया गया है, ऐसी शादियां भी वॉइडेबल होती हैं। या फिर जब शादी हुई है तो जो अदर पार्टी, जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी उसके किसी और पर्सन से है, तो ऐसे में भी शादी वॉइडेबल होती है, लड़का चाहे कंटिन्यू करे चाहे तो एंड कर दे। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये है जुडिशियल, या इस तरह से लिख लीजिए आप, मैट्रिमोनियल रेमेडीज। मैट्रिमोनियल रेमेडीज, और इसमें लिख लीजिए सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट्स। व्हाट आर दी कॉन्जुअल राइट्स? उसके बाद लिख लीजिएगा जुडिशियल सेपरेशन, उसके बाद लिख लीजिएगा डाइवोर्स। आपने वाला गेम खेला है सुपर मारियो? सुपर मारियो गेम खेला है? मशरूम लेने के लिए कैसे कूदता है सुपर मारियो? तो भैया सवाल ये है, ये जो मैंने पॉइंट आपको क्यों बताया है, मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आपकी शादी हो गई, आपकी शादी होने के बाद आपको लॉ ने कुछ रेमेडीज दी हैं। अगर आपकी शादी सही नहीं चल रही है तो आपकी शादी को सही करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे मारियो में होता नहीं है इजी लेवल, हार्ड लेवल, डिफिकल्ट लेवल, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। यहाँ पे कैसे हम देखते हैं कि हम पार्टी को वापस से ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट्स जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, इसका मतलब ये होता है जब पार्टीज मान के चलिए किसी कारणवश अलग अलग हो जाती हैं, अपने शादी के जो भी रिश्ते हैं, जो भी बंधन है, उनको सही से नहीं करती हैं, तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि भाई पार्टीज एक साथ वापस आ जाए। अगर आपने कोई वैलिड रीजन ही नहीं अलग रहने का, आप लोग आपस में वापस आ जाइए। वहीं पे अगर हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करें, ये क्या उसका मतलब होता है, ये मीडियम लेवल का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब पार्टीज जो भी हैं वो एक साथ रह ही नहीं पा रही है, तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि पार्टीज कुछ समय तक की अलग हो जाए। जैसे मान के चलिए कोई भी निब्बा निब्बीज हैं, उनको जब आप अलग कर देंगे तो वो अपने आप ही वापस एक दूसरे के पास जाने के लिए रोने लगेंगे, कोर्ट से कहेंगे भैया ये कैंसिल कर दीजिए, हमें साथ रहना है, तो इसीलिए अलग कर देता है कोर्ट। लेकिन लास्ट जो लेवल है, डिफिकल्ट लेवल, ये हार गए तो सब हार गए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टीज को वापस लाने का ऑप्शन होता है, पार्टीज को वापस लाने का ऑप्शन होता है, भला हालांकि होता सेपरेशन है, लेकिन पार्टीज वापस एकजुट हो जाती हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना डिफिकल्ट, यहाँ पे पार्टीज वापस एकजुट नहीं होती, यहाँ पे पार्टीज को वापस एक वापसी आने का कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड हो गई शादी, अब आप वापस एक साथ नहीं आ सकते। ये कुछ मैट्रिमोनियल रेमेडीज हैं जिनमें हमारा मेन फोकस रहेगा डाइवोर्स पे। सबसे पहले देख लीजिए, ये कुछ ग्राउंड्स हैं। सबसे पहले हम लोग डाइवोर्स के ग्राउंड्स देखेंगे। आपको दिख रहा होगा अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब क्या है, जैसे ही अडल्ट्री कमिट हुआ, चाहे वो हस्बैंड से हो चाहे वो वाइफ से हो, ये सारे ग्राउंड्स जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल है। अडल्ट्री जैसे ही कमिट किया, यानी कि वॉलंटरीली कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ये अदर पार्टी के लिए ग्राउंड बन जाता है किसका, डाइवोर्स देने का। डाइवोर्स देने का ये ग्राउंड बन जाता है अडल्ट्री। उसके बाद है क्रूएल्टी, यानी कि मान के चलिए मेंटली या फिजिकली आपको आपके ऊपर कोई क्रूएल्टी करता है। क्या होता है, शादी होने के बाद अदर पार्टी ने पिटिशनर को विद क्रूएल्टी ट्रीट किया है। अब बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जो क्रूएल्टी को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि लड़के की ओर से कई सारे पिटिशंस फाइल किए जाते हैं लड़कों की ओर से
कि मान के चलिए बीवी जो है बार बार बेइज्जत करती है कि तुम कुछ काम ही नहीं करते हो, या फिर घर जमाई होने के लिए कहती है, तो ये क्रूअल्टी के अंदर ट्रीट किया जाता है। क्रूअल्टी जरूरी नहीं कि मार पिटाई करो, हाथ पे दिखे कि मारा है, क्रूअल्टी मेंटल भी हो सकती है, हरासमेंट भी काउंट होता है इसमें। टर्म क्रूअल्टी को डिफाइन नहीं किया गया, ये कंडक्ट होता है कि आपने डेंजर कॉज किया किसी पर्सन को, किसी की हेल्थ को, उसकी बॉडी को, मेंटली, और ये डेंजर होता है उस पर्सन पे कि भाई मेरी जिंदगी पे कोई ना कोई खतरा है, इसको कहते हैं क्रूअल्टी। अगर क्रूअल्टी कमिट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। उसके बाद देखिए डेजर्शन। डेजर्शन मतलब कि भैया शादी के बाद आपने मान के चलिए जब ये केस फाइल किया गया, पिटिशन फाइल किया गया, 2 साल का टाइम पीरियड देखा जाता है। 2 साल में आपने डेजर्ट कर दिया। डेजर्शन का मतलब क्या है? आपने छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, भगा दिया, निकल जाओ मेरे घर से। शादी करके लाए हो, भगाए दे रहे हो, कोई रिश्ता नाता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, ये होता है डेजर्शन। इसको डिफाइन नहीं किया गया है, बस इसका मतलब ये है कि आपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, जो भी शादीशुदा विवाहित जिंदगी के जो भी आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपने उससे विड्रॉ कर लिया। ये इंटेंशनल लीविंग होता है, जानबूझ के आपने छोड़ दिया या आपने भगा दिया एक स्पाउस को बिना उसके कंसेंट के, बिना रीजनेबल कॉज के। कन्वर्शन, रिलीजन ही छोड़ दिया आपने, आपने रिलीजन ही, धर्म ही छोड़ दिया, तो अदर पार्टी क्या बैठी रहेगी? वो भी डाइवोर्स दे देगी आपको, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाता है। उसके बाद देखिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मान के चलिए आपको कोई ऐसा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, आपका मेंटल सिकनेस ऐसी है कि आपके साथ पार्टी रह ही नहीं सकती, दूसरी पार्टी, आपका पार्टनर ही नहीं रह सकता। इस एक्सटेंट का है, इस हद तक की है कि भाई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई तुम रहो जाके, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आपका सिकनेस जो इलनेस है इस हद तक का है। उसके बाद कोई ऐसा कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ डिजीज है आपको, जैसे कि एड्स, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर आपको है तो पार्टी आपको डाइवोर्स दे सकती है। उसके बाद आप मान के चलिए दुनियादारी छोड़ के ब्रह्मचारी हो गए, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स को आपने रिनाउंस कर दिया कि अब हम जाके, हम हर्मिट हो गए, हम जाके सन्यास ले रहे हैं और हम छोड़ देंगे दुनियादारी। तो यहाँ पे जो है पार्टी, अदर पार्टी आपको डाइवोर्स दे देगी। उसके बाद मान के चलिए जो हमने देखा था कि रेस्टिट्यूशन और जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन और जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दे दिया न्यायालय ने, कोर्ट ने, और 1 साल गुजर गया, अभी तक कि आप एक साथ आए नहीं, आपको याद ही नहीं है एक दूसरे की। तो क्या है भाई, अदर पार्टी के लिए डाइवोर्स का ऑप्शन खुल गया, वो चाहे तो अब आपको डाइवोर्स दे दे 1 साल गुजर जाने के बाद, 1 साल गुजर जाने के बाद। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखना है आपको। अब हम लोग एक लैंडमार्क जजमेंट देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे बहुत सारी थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स होती हैं, उसी में एक थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। क्या मतलब होता है इसका? पार्टीज एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अगर उनको आदेश दिया जाता है एक साथ रहने का, तो कहीं ना कहीं ये पार्टीज के लिए गलत है, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके बॉन्ड के लिए वो गलत होगा। तो इसीलिए श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता का लैंडमार्क जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि है हाँ, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि जब कोई ऐसी शादी हो जिसमें हस्बैंड वाइफ एक साथ रह नहीं सकते एक छत के नीचे, इसको क्या कहा जाएगा? इररिट्रीवेबल। ब्रेकडाउन हो गई शादी, जैसे फेलियर हो जाता है गाड़ी का, गेयर का फेलियर हो जाता है, वैसे शादी का फेलियर हो गया है। तो अगर उनको कहा जाएगा एक साथ रहने के लिए, तो वो ठीक नहीं होगा, और ये भी एक क्रूएल्टी है, ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी है, और इस पे डाइवोर्स दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, और वो है हिंदू मैरिज के अंदर डाइवोर्स ऑफ म्यूचुअल कंसेंट का। यानी कि ए पार्टी बी पार्टी दोनों म्यूचुअली डिसाइड करके एक फैसले पे उतरेंगे कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं। पार्टीज एक साथ रह ही नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश करी पार्टीज ने, लेकिन एक साथ नहीं रह पा रहे। दोनों ने म्यूचुअली अग्री कर लिया कि हाँ, अब हमारी शादी डिसॉल्व यानी कि खत्म हो जानी चाहिए, और यहाँ पे कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कुछ नशा का पदार्थ मिला के करवा लिया हो, कोर्ट को ये पता लगता है अगर प्रूव किया जाता है। तो ये है सेक्शन 13B के अंदर। चलिए, मैंने आपको बताया था सापिंडा मैरिज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, और वो जजमेंट है नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे चैलेंज किया गया था कि सापिंडा मैरिजेस का जो प्रिंसिपल दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उसको डिलीट करा जाए, या फिर वो ठीक नहीं, उसको हटा दिया जाए। तो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये चीज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे रिश्ते जो क्लोजनेस से रिलेटेड होते हैं, उनको अगर हम हटा देंगे तो बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे चैलेंज किया गया था, और यहाँ पे
कहा कि सापिंडा मैरिजेस के अंदर शादी नहीं होगी और ये परफेक्टली वैलिड है सेक्शन 5 क्लॉज 5 के अंदर। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए एक और चीज जो मैंने अभी आपको बताया था, सप्तपदी, सप्तपदी 7 स्टेप्स। तो हिंदू मैरिज इनवैलिड होगी सप्तपदी के बिना, ये मैंने आपको बता भी दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। अब सवाल ये है कि मैम मेंटेनेंस क्या होता है? बहुत इजी है, रोटी कपड़ा मकान होता है। और अगर कोई बेटी है आपकी, अनमैरिड बेटी है, तो उसकी शादी के जो खर्चे होते हैं वो भी मेंटेनेंस में काउंट होते हैं। व्हाट इज मेंटेनेंस? अब हिंदूज मेंटेनेंस के अंदर कहाँ कहाँ प्रोसीड कर सकते हैं? तो एक तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं, फिर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं, और सीआरपीसी के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 18 है, और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25 है। 24 और 25 में क्या दिया गया? 24 में बड़ा अच्छा प्रोविजन है। 24 में कहा गया है कि जब आपने केस फाइल किया है, केस फाइल करने में भैया पार्टी एक आ रही है जा रही है, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को दिया जा सकता है, पैसा दिया जाता है मेंटेनेंस में। तो जब पार्टी आ रही है जा रही है, उसका खर्चा लग रहा है, ऑटो कर रही है, आना जाना, डॉक्यूमेंट फाइल करना, एडवोकेट को फीस देना, ये सब बहुत खर्चे होते हैं। तो कोर्ट कहता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, कोर्ट कहता है मान के चलो हस्बैंड ने पिटिशन फाइल किया है कि हमें मेंटेनेंस दिया जाए, तो वाइफ को देना पड़ता है, वाइफ करती है तो हस्बैंड को देना पड़ता है। इसको कहा जाता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। पेंडेंटे लाइट मतलब क्या है? कि अभी प्रोसीडिंग यानी कि केस अभी पेंडिंग है और पैसा देना पड़ता है। तो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और परमानेंट एलिमनी का भी प्रिंसिपल है। चलिए आगे आ जाइए। तो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि जब अदर पार्टी के पास कोई सफिशिएंट इनकम नहीं है कि अपने आप को सपोर्ट करे, या जो भी कोर्ट के नेसेसरी खर्चे हैं उनको दे, तो यहाँ पे मेंटेनेंस दिया जाता है। और कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर करता है कि एक्सपेंसेस दिए जाए, मंथली मेंटेनेंस दिया जाए जब तक कि केस पेंडिंग है। ये होता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स इक्वली अर्निंग है और क्वालिफाइड है, जो मेंटेनेंस है सेक्शन 24 के अंदर, ये वाइफ को नहीं दी जाएगी, क्योंकि वाइफ भी तो अर्न कर रही है भाई। ऐसा थोड़ा ना गरीब खेत के अंदर फार्मर है उसको भी ऑर्डर कर दिया जाए मेंटेनेंस दीजिए, नहीं दिया जाएगा। तो ये है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। आगे आइए। परमानेंट एलिमनी। परमानेंट एलिमनी मतलब ये होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है, कहता है कि भाई तुम्हें 30,000 रुपए 3 महीने के अंदर देने हैं, या कहेंगे तुम्हें 50,000 रुपए महीना देना है, या कोर्ट कह सकता है कि तुम्हें हर साल इसको 3 लाख रुपए देने हैं। तो ये होती है परमानेंट एलिमनी, ये लाइफ तक की होती है। यानी कि जब पार्टनर, देखिए ये दोनों प्रोविजन जो मैंने आपको बताए ये जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब क्या है? हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्लेम कर सकती है पैसा इसके अंदर, ये नहीं सिर्फ वाइफ को मिलेगा। तो यहाँ पे ये होता है कि परमानेंट एलिमनी के अंदर जो एप्लीकेशन जिसने दिया है मेंटेनेंस पैसा लेने के लिए, उसकी लाइफ तक की होती है परमानेंट एलिमनी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे आ जाइए। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है कि जब कोर्ट मेंटेनेंस देता है तो क्या क्या कंसिडरेशन में रखता है। आपसे भी अगर मैं पूछूं कि आप एक लॉ स्कूल में आपका एडमिशन मान के चलिए हो गया, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस दिया जाएगा तो वो क्या क्या कंसिडरेशन रखेगा, हम ये कंसिडरेशन रखेंगे जो अदर पार्टी उसका कितना कमा रहा है। पता चला जिससे पैसा लिया जा रहा है वो 20,000 कमा रहा है, वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो डिफरेंस हो गया ना। तो रिस्पोंडेंट की इनकम, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिसने एप्लीकेशन फाइल किया उसकी इनकम क्या है, पार्टीज का कंडक्ट क्या है, और अदर सर्कमस्टांसेस क्या है, इन सबको देखा जाएगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिएगा, जनरल सेंस में भी बताइएगा, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर किसकी लीगल ड्यूटी होती है वाइफ्स को मेंटेन करने की? किसकी लीगल ड्यूटी होती है वाइफ्स को मेंटेन करने की? ए हस्बैंड, बी चिल्ड्रन, सी पेरेंट्स, डी ब्रदर्स। इन चारों में किसकी ड्यूटी होती है मेंटेन करने की? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करके, आंसर नंबर 2 करके, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग सीआरपीसी के अंदर देख लेंगे मेंटेनेंस कैसे दिया जाता है। सीआरपीसी के अंदर वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स तीनों ही मेंटेनेंस के हकदार होते हैं। चाइल्ड अगर मेजर है या माइनर है दोनों को दिया जाता है। माइनर है चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, मेजर है लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड होता है तब। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन पेरेंट्स, क्योंकि यूजुअली हम वाइफ्स के बारे में पढ़ते हैं, पेरेंट्स कब क्लेम करते हैं? ए, इफ द चिल्ड्रन आर अनएम्प्लॉयड, बी, इफ द चिल्ड्रन आर मैरिड, सी, इफ द पेरेंट्स आर अनएबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स फाइनेंशियली, डी, इफ द पेरेंट्स आर लिविंग सेपरेटली। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है आंसर नंबर 3 करके। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिएगा, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अडॉप्शन कैसे होता है, अडॉप्शन होता क्या है, पहले तो ये देखिए, अडॉप्शन का मतलब होता है कि जब एक पर्सन का, एक फैमिली जहाँ पे उसका जन्म हुआ, दूसरी फैमिली में उसका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, यानी कि वो शिफ्ट हो रहा है वहां पे। क्यों? लीगली शिफ्ट हो रहा है। अब वो इनका बच्चा नहीं बल्कि उनका बच्चा है जिसने उनको अडॉप्ट किया है। तो ये है आपका अडॉप्शन के अंदर। अडॉप्शन इज अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ पर्सन from the family in which he or she is born to the another family where he is given by his or her natural parents. कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उस बच्चे को, उसके पास वो केपेबल होना चाहिए अडॉप्शन के। जो पर्सन उस बच्चे को अडॉप्शन में दे रहा है वो केपेबल होना चाहिए, जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी केपेबल होना चाहिए, और लास्टली लॉज का कंप्लायंस होना चाहिए, अदर कंडीशंस का कंप्लायंस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मेल हिंदू और फीमेल हिंदू अडॉप्शन में ले सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकती है। कब लेगी? कोई भी मेल या कोई भी फीमेल हिंदू जो साउंड माइंड की, यानी कि भैया कॉमन सेंस को यूज कर सकती है, उस बच्चे की देखभाल कर सकती है, उसका ख्याल रख सकती है, तो साउंड माइंड की है, जो कि एक माइनर नहीं है और उसके पास कैपेसिटी है एक सन को या एक डॉटर को अडॉप्शन में लेने की, तो वो ले सकती है। उसके बाद देखिए, मैंडेटरी कंसेंट, हिंदू लॉ के अंदर ये कहा गया है कि जब भी आप अडॉप्ट कर रहे हो तो जो भी आपका स्पाउस है, जो भी आपका पार्टनर है, हस्बैंड अगर कर रहा है, वाइफ का आपको कंसेंट लेना जरूरी है। वाइफ कर रही है तो हस्बैंड का कंसेंट लेना जरूरी है। तो अगर कोई वाइफ हस्बैंड लिविंग है तो वो तब तक की अडॉप्ट नहीं करेंगे जब तक कि उनका कंसेंट नहीं ले लेंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। मान के चलिए उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड ने दुनियादारी छोड़ दी और एक हर्मिट हो गए, सन्यासी हो गए, तब आपको कंसेंट लेना मैंडेटरी नहीं है। आप कन्वर्ट हो चुके हैं, अब हिंदुइज्म रहे ही नहीं, अब हिंदू रहे ही नहीं, यू आर सीज टू बी अ हिंदू, तब भी नहीं लेगी कंसेंट, क्योंकि ये एक्सेप्शन हो गया। फिर उसके बाद किसी कोर्ट ने कहा है कि ये जो बंदा है या बंदी है ये अब साउंड माइंड की नहीं रहा, अब अनसाउंड माइंड की हो गई, तो ये 3 एक्सेप्शंस है, वरना कंसेंट आपको लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद किसको अडॉप्शन में दिया जाता है? सेक्शन 9। कौन अडॉप्शन में देता है? सेक्शन 9। बड़े सवाल का जवाब है, कौन पर्सन ऑथराइज्ड है अडॉप्शन में देने के लिए? तो कोई भी बंदा किसी को भी उठा के अडॉप्शन में नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, फादर या मदर ही अडॉप्शन में देते हैं, फादर या मदर ही अडॉप्शन में देते हैं, या फिर एक एक्सेप्शन गार्जियन का है, फादर, मदर या गार्जियन ही अडॉप्शन में दे सकते हैं। फादर या मदर दोनों के पास इक्वल अधिकार होता है देने का, अडॉप्शन में अपने बच्चे को दे देंगे। सच राइट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय आइदर ऑफ देम ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर। और कंसेंट कब मैंडेटरी नहीं होगा? जब आप दुनियादारी छोड़ चुके हैं, हिंदू ही नहीं रहे, या आप अनसाउंड माइंड के हैं। उसके बाद सवाल यह है कि भाई गार्जियन कौन है? गार्जियन कौन होगा? तो गार्जियन वो बंदा होता है जो उस बच्चे का ध्यान रखेगा, उस बच्चे की प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, उस बच्चे का ध्यान रखता है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ गार्जियन है, जैसे कि नेचुरल गार्जियन होते हैं, गार्जियन कोर्ट के द्वारा, विल के द्वारा अपॉइंट होते हैं, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और किसी भी लॉ के अंदर कहा है कि ये गार्जियन की तरह एक्ट करेंगे। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ गार्जियन है, आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि गार्जियन क्या कर पाएंगे और कब कर पाएंगे। गार्जियन किसी भी बच्चे को अडॉप्शन में तभी दे पाएंगे जब उसके पेरेंट्स, माता पिता डेड हैं, जब वो दुनियादारी माता पिता छोड़ चुके हैं, जब उन्होंने बच्चे को भगा दिया है, जब किसी कोर्ट ने उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करा है, जब उस बच्चे के पेरेंटेज के बारे में, कि कौन पेरेंट है उसके बारे में नहीं पता है, तभी गार्जियन जो है अडॉप्शन में दे पाएगा, लेकिन कोर्ट के परमिशन के बाद। कब? कोर्ट के परमिशन के बाद। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद किसको अडॉप्ट किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले जिसको भी अडॉप्ट किया जा रहा है, मान के चलिए मैं अडॉप्ट कर रही हूं, तो मुझे याद रखना है कि वो बंदा या बंदी, बच्चा या बच्ची हिंदू होनी चाहिए, वो बच्चा या बच्ची हिंदू होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई उसको पहले किसी ने अडॉप्ट तो नहीं किया है,
ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड तो नहीं है, उसके बाद उसकी शादी ना हुई हो, हम देखेंगे उसकी शादी ना हुई हो, उसके बाद हम देखेंगे कि 15 साल की एज से कम की होनी चाहिए, 15 साल की एज की कम की होनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट आपने देखा मैरिज वाला और 15 इयर्स वाला, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे अगर कोई कस्टम या यूसेज है, जिस कस्टम और यूसेज के अंदर ये कहा जाता है कि मैरिड पर्सन्स को भी अडॉप्शन में दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि 15 इयर्स के ऊपर भी अडॉप्शन में दिया जाता है, तब अलाउ हो सकता है। चलिए आगे आ जाइए, कुछ अदर वैलिड कंडीशंस जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि अगर किसी लड़के को अडॉप्ट किया जा रहा है, जो फादर या मदर हैं जो अडॉप्ट कर रही हैं, उनका हिंदू बेटा नहीं होना चाहिए, उनका पोता नहीं होना चाहिए, उनका पर पोता नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्लड रिलेशन से हो चाहे वो अडॉप्शन से हो, जिस टाइम पे वो अडॉप्शन कर रहे हैं। आपका पोता नहीं होना चाहिए, बेटा नहीं होना चाहिए, पोता नहीं होना चाहिए, पर पोता नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर किसी लड़की का अडॉप्शन हो रहा है तो आपकी बेटी और आपकी पोती नहीं होनी चाहिए, आपकी बेटी और आपकी पोती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस 21 इयर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस 21 इयर्स की। अगर अडॉप्शन किसी मेल के द्वारा किया जा रहा है और जो पर्सन जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो फीमेल है, तो जो अडॉप्टिव फादर है वो एटलीस्ट 21 साल बड़ा होना चाहिए, एल्डर होना चाहिए, ओल्डर होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर किसी फीमेल को अडॉप्ट करा जा रहा है और जो अडॉप्ट कर रहा है वो मेल है, 21 साल का गैप होना चाहिए। सेम पर्सन को मान के चलिए मुझे अडॉप्ट किया जा रहा है, शर्मा की फैमिली और गुप्ता की फैमिली दोनों मुझे अडॉप्ट कर ले, नहीं, मना किया गया है। सेम चाइल्ड may not be adopted simultaneously by two or more persons, by two or more persons। ये हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मैम अगर अडॉप्शन हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, शर्मास की फैमिली में आपका जन्म हुआ, शर्मास की फैमिली आपको अडॉप्शन में दे दिया, किसको, गुप्तास के फैमिली को। शर्मास की फैमिली से आपके सारे रिश्ते नाते उसी दिन से टूट जाएंगे। किस दिन से, डेट ऑफ अडॉप्शन के दिन से। और आपके रिश्ते नाते टूटने के बाद आप अडॉप्ट कर लिए जाओगे बाय योर अडॉप्टिव फैमिली, और आपके वही अडॉप्टिव फादर मदर हो जाएंगे। अब आपका कोई रिश्ता नाता आपकी नेचुरल बर्थ फैमिली के साथ नहीं रहता है। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। So adopted child shall be considered to be the child of his or her adoptive father mother for all purposes. From the date of adoption, all the ties of the child in the family of his or her birth shall be separated and replaced by those created by the adoption in the adoptive family। चलिए आगे आ जाइए, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है सक्सेशन और इनहेरिटेंस। जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, वेल्थ का ट्रांसफर होता है, घर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, कि भाई वो वारिस हो गया है, वो उसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया है। तो हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है, और हमेशा लीगल एडवाइस ली जाती है लॉयर से, भाई किस तरीके से सक्सेशन होना चाहिए, किस तरीके से सक्सेशन होना चाहिए। तो क्या होता है सक्सेशन, हिंदू लॉ के अंदर सक्सेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, और जो हिंदू लॉज ऑफ सक्सेशन है, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये गवर्न करता है इसको। इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि फैमिली के अंदर कौन होगा ये भी बताया गया है, कौन कौन जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। जैसे कि सक्सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, दो टाइप्स के सक्सेशन होते हैं, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है, अगर आपने कोई विल या कोई वसीयत बना के रखी है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरे कुत्ते प्लूटो के पास जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे राजवीर के पास जाएगी, तो ये क्या है, टेस्टामेंट क्रिएटेड है, बाय विल टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो रहा है। लेकिन अगर एक्स पर्सन की डेथ हो गई और उसने कोई भी विल नहीं बनाई, इसको कहा जाता है इंटेस्टेट सक्सेशन। मतलब क्या है, इंटेस्टेट सक्सेशन मतलब अब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी जाएगी, किसके पास जानी है, कैसे जानी है, ये। अब टेस्टामेंट्री सक्सेशन देखिए, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस लेफ्ट बिहाइंड बाय द विल।
बाय द डेड पर्सन इन अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ विल। विल क्या होती है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है जो स्पेसिफाई करती है कि कैसे एक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डेथ के बाद। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि भाई क्या क्या कौन कौन गार्जियंस होंगे उस प्रॉपर्टी के। द पर्सन हु क्रिएट्स द विल उसको टेस्टेटर कहा जाता है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन इंश्योर करता है कि जो भी डेड पर्सन है उसके विशेस को फॉलो किया जाए। उसी प्रकार से इंटरस्टेट सक्सेशन अगर हम देखें, क्या मतलब होता है? यहाँ पे होता है जहाँ पे एक विल लिखी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी is determined by the laws of succession. These laws vary from country to country or state to state. Most cases में interstate succession distributes the estate among the deceased person's closest, जितने भी closest living relatives हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर भी यही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब उसके बाद सक्सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को देख लीजिए। अडॉप्शन, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, विमेन्स प्रॉपर्टी और कन्वर्जन। अडॉप्शन की अगर हम लोग बात करें तो व्हेन द कपल डजंट हैव एनी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, या फिर कोई चाइल्डलेस कपल है और अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, तो जो बच्चा अडॉप्ट किया गया है उसके बाद सेम राइट्स होंगी प्रॉपर्टी के ऊपर जिस तरह से आपके नॉर्मल बच्चे की होती। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल भी हो सकती है, सेल्फ एक्वायर्ड भी हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपको आपके पूर्वजों के द्वारा मिल रही है, तो वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो मान के चलिए आपके फादर ने अपने स्किल से, अपने हुनर से पैसा कमाया और जो बनाया है, वो सेल्फ एक्वायर्ड होती है। तो अडॉप्शन से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम राइट्स आपकी होती है। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन यानी कि शादी के बाहर जिस बच्चे का जन्म हुआ है, तो 1956 एक्ट के पहले इलेजिटिमेट चाइल्ड राइट्स नहीं रखता था पेरेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसको भी एक अधिकार दिया गया। उसके बाद स्त्रीधन, स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी होती है, वो असेट होती है जो उस महिला को दी जाती है जिसकी शादी हुई होती है, गिफ्ट के रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में। सेल्फ अक्वायर उसने मान के चलिए अपनी कमाई से कुछ खरीदा हो। इसमें उस बंदी का, उस लड़की का, उस औरत का पूरा अधिकार होता है, उसके अंदर किसी का कोई शेयर नहीं होता है ना, और उसको फैमिली की प्रॉपर्टी में भी इंक्लूड नहीं किया जाता, उसी औरत का अधिकार होता है। और कन्वर्जन, व्हेन अ पर्सन गेट्स कन्वर्टेड दे लूज देयर राइट्स ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। 2005 के अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पे कहा कन्वर्जन राइट नहीं ले, मतलब कन्वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान के चलिए आज को आप कन्वर्ट हो गए तो आप आज भी अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाओगे, लेकिन आपके कन्वर्जन के बाद जो आपके बच्चे होते हैं वो आपके फादर की, आपकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। ये डिफरेंस होता है। चलिए आगे आ जाइए। अब बस हमारा छोटा ही सा टॉपिक बच रहा है और वो बच रहा है जॉइंट फैमिली का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये शेड्यूल दिखाना चाहती हूँ। इसके अंदर बताया गया किस तरह से कौन प्रॉपर्टी लेगा। तो इसमें बताया गया पहले जो क्लास 1 के लोग हैं उनको प्रॉपर्टी मिलती है, फिर बताया गया क्लास 2 के लोगों को मिलती है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसी पॉइंट पे 2 केस लॉज हैं, रिसेंट ही है। एक तो अरुणाचला गाउंडर का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर किसी विमेन का बिना वसीयत बनाए डेथ हो जाती है, कोई भी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उसको मिली अपने पिता से, वो अब उसके फादर के यानी कि उसी के पिता के जो भी एयर्स हैं, जो भी लीगल एयर्स हैं उनके पास चली जाएगी, जो भी उनके एयर्स बच रहे हैं। सिमिलरली वो जो प्रॉपर्टी जो पास करी गई थी उसके हस्बैंड से, वो अब हस्बैंड की फैमिली के पास चली जाएगी, उनके एयर्स के पास चली जाएगी। एक और केस देखिएगा, विनीता शर्मा का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉटर होती है वो बराबरी से हकदार रखती है। पहले क्या था कि एक डॉटर लीगल एयर नहीं बनती थी, बेटा ही बन सकता था वारिस, बेटी नहीं बन सकती थी। लेकिन अब बेटी भी वारिस बनेगी 2005 के बाद से। बहुत बड़ा चेंज था ये। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो मैंने आपसे जिक्र करा था जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का या जॉइंट हिंदू फैमिली का। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड की फैमिली, सभी हिंदूज की जो फैमिली है उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसके अंदर चाचाज। अब इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली से। उससे हमें मतलब नहीं है न्यूक्लियर फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो। बस जॉइंट फैमिली एक एग्जाम्पल है। जो भी फैमिलीज आप देखते हो वो जॉइंट फैमिलीज होती है। भाई एक चेन होती है, एक फैमिली ट्री होती है, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली के अंदर एक कॉमन मेल एंसेस्टर होता है, उसकी पत्नी होती है, जितने भी उनके मेल डिसेंडेंट्स होते हैं वो रहते हैं, उनकी वाइफ्स, उनकी विडोज, जितने भी अनमैरिड डॉटर्स हैं, और
आपके लड़कों की जो भी अनमैरिड डॉटर्स है वो होती हैं, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि उसके अगेंस्ट आप कोई केस नहीं ला सकते, लीगली आप कुछ भी प्रोसीड नहीं कर सकते। उसका ना तो ज्यूरिस्टिक पर्सन, ना तो वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, ना ही एक कॉर्पोरेशन, जैसे कंपनी की तरह उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। जॉइंट हिंदू फैमिली को क्रिएट नहीं किया जा सकता मेंबर्स के द्वारा कि भाई आओ अग्रीमेंट कर ले, और एक स्ट्रेंजर भी नहीं आ सकता जॉइंट फैमिली के अंदर जब तक कि उसकी शादी नहीं हो रही है या उसको फैमिली के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। जॉइंट फैमिली के अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, नहीं कि एक बंदा कह रहा है हाँ आओ जॉइंट फैमिली बनाए। तो दिस इज द डिफरेंस जॉइंट फैमिली का। उसके बाद मैं आपको बता दूं कोपार्सनरी। कोपार्सनरी भी इतना डिटेल में मत जाओ, बस खाली समझ लो। कोपार्सनरी को आप रेफर करते हो 4 जनरेशन से, 4 जनरेशन से, और डॉटर की राइट को पार्सनरी के अंदर इंक्लूड करी गई 2005 के बाद से। 4 जनरेशन से कैसे? मान के चलो कि ये जो एक्स पर्सन है इनको इंक्लूड करोगे, ये पहली जनरेशन हो गई, इनके बेटे जो है सेकंड जनरेशन हो गई, इनके बेटे के बेटे जो है वो थर्ड जनरेशन हो गई, इनके बेटे के बेटे के बेटे ये हो गई आपकी फोर्थ या इनकी 4 जनरेशन। तो ये 4 जनरेशन होती हैं कोपार्सनरी के अंदर, और ये जो कोपार्सनरी है इसके अंदर डॉटर्स को भी राइट दिया गया है, डॉटर्स को भी राइट दिया गया है, और 2005 के बाद से ये बड़ा चेंज आया है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स थे पहले इन 4 जनरेशन में सिर्फ मेल्स ही थे। कोपार्सनरी क्यों हम डिटरमाइन करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, तो वारिस ये 4 ही होते हैं, 4 जनरेशन ही खाली वारिस होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप यू गेट इट। उसके बाद कर्ता का भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कर्ता कौन होते हैं? ये यूजुअली हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और जनरली ये मेल होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फीमेल्स भी कर्ता हो सकती हैं। ये हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, सुप्रीम पोजीशन होती है इनकी। सीनियर मोस्ट मेंबर ही कर्ता बनाए जाते हैं। अगर सीनियर मोस्ट मेंबर को मान के चलिए नहीं बनना है तो जो जूनियर है उनको भी बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली सीनियर मोस्ट ही होते हैं कर्ता। लास्टली सवाल ये है क्या फीमेल्स कर्ता हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा कि फीमेल मेंबर कर्ता नहीं हो सकती फैमिली की। आपकी फैमिली में भी कई सारे बच्चे थे, उन्होंने बताया कि मैम मेरी फैमिली में दादी करता है, तो वही चीज है। तो 2005 के अमेंडमेंट से ये पोजीशन चेंज हुई, अब जो है फीमेल भी एक कर्ता भी हो सकती है, कोपार्सनर भी हो सकती है, और अगर मेल मेंबर नहीं है फीमेल भी बन सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे हिंदू लॉ के अंदर जो आपको जानने बहुत जरूरी थे। और लास्ट हमारा लेक्चर बच रहा है वो है मुस्लिम लॉ का, उसमें भी आप समझ लीजिएगा, यानी कि आपको एक नॉलेज मिल जाएगी और एग्जाम में आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, ताकि आप क्रैक कर पाओ अपने ड्रीम कॉलेज को और वहां पे अपना एडमिशन ले पाओ। वी आर ऑलवेज विथ यू। ये सारा कंटेंट जो है आप ले सकते हैं टेलीग्राम से, इसको रीड कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे आज का लेक्चर तो एंड करते हैं, लेकिन मिलेंगे जल्द। एंड कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड गुड बाय।